एक तरफ जहां ईरान पर लगातार हमले हो रहे हैं, वहीं इजराइल लेबनान पर भी अपना निशाना साध रहा है। लगातार उसके टारगेट्स लेबनान में भी वो अचीव कर रहा है और सुरक्षा के लिए बफर जोन बनाएंगे। ये इस वक्त के ताज़ा हालात है। नेतन्याहू कह रहे हैं कि जिस तरह से ये युद्ध आगे बढ़ा, उसके लिहाज से सुरक्षा के लिए बफर जोन बनाए जाएंगे। लेबनान में इजराइल के हमले में अब तक 1000 लोगों की मौत हो चुकी है। तो हिजबुल्लाह के तमाम ठिकानों पर वो लगातार टारगेट कर रहा है और ये अपडेट बता रहा है कि किस तरह से इजराइल की निगाह लेबनान पर भी है। बेरूत चलते हैं जहां पर हमारे सहयोगी नजीर मसूदी जुड़ रहे हैं लाइव। नजीर, सबसे पहले तो ये बताइए, बेरूत में इस वक्त हालात कैसे हैं और आप हैं कहां? देखिए, मैं बेरूत शहर में ही हूं और बेरूत शहर का असल हिस्सा जो साउथ बेरूत है, उसमें तबाही का मंजर हर जगह दिखाई दे रहा है। दरअसल यहाँ जो है हालात हैं, किसी को मालूम नहीं कि अगले बार क्या होगा, अगले मिनट में क्या होगा, अगले सेकंड में क्या होगा, क्योंकि मिसाइल गिर रहे हैं। यहाँ कोई एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है सरकार के पास, कोई मॉनिटरी सिस्टम नहीं है। हिजबुल्लाह साउथ लेबनान में लड़ रही है, सड़कों पे उनका कंट्रोल है और हर तरह से, लेकिन हवा आसमान पे पूरा कंट्रोल है इजराइल का। जहां वो हमला करना चाहते हैं, हमले होते हैं, जिसमें अधिकतर तौर जो सिविलियन मारे जाते हैं, जिसमें जर्नलिस्ट भी हैं, मेडिकल वर्कर्स भी हैं, हेल्थ वर्कर्स। और पिछले 24 घंटों में 9 हेल्थ वर्कर्स मारे गए। एक यूनाइटेड नेशंस का पीस कीपिंग फोर्स जवान जो इंडोनेशिया से था वो मारा गया। एक और जख्मी हुआ। यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल ने इसकी कड़ी निंदा की है और दोनों तरफों को यह कहा है कि भाई कम से कम जो पीस कीपिंग फोर्स है यूएन का, उनकी सिक्योरिटी का लिहाज रखा जाए। जर्नलिस्ट का हमने देखा कि जर्नलिस्ट मारे जा रहे हैं। पिछले दिनों 3 जर्नलिस्ट मारे गए, जिस पे काफ़ी आक्रोश हुआ। और इजराइल ने साफ बताया है कि वो जो साउथ ऑफ लितानी रिवर है उस पर कब्जा करने जा रहे हैं। नेतन्याहू ने आर्मी को अपने ये आदेश दिए हैं कि वो जो बफर जोन है एक्सपेंड करे, जिसका मतलब साफ साफ है कि साउथ लेबनान को कब्जा ही कब्जा करना है। लेकिन हमारी जो बात हुई है हिजबुल्लाह के बड़े अधिकारियों से, वो कह रहे हैं वो हिजबुल्लाह पलटवार कर रही है और जो ये इन्वेजन है उसको रोक रही है, कब्जे को रोक रही है, कब्जे नहीं होने देगी। और जब तक उनके मुताबिक ऑक्यूपेशन रहेगा, हिजबुल्लाह जंग जारी रखेगी। और उन्होंने एक साफ बड़ी बात ये भी कही कि इंटरनेशनल कम्युनिटी और इंडिया का एक बड़ा रोल है कि वो इस जंग को रोक सके। जी, इस बीच जो पेशकश हो रही है दोनों ही पक्षों से, तो ईरान की पेशकश में हिजबुल्लाह का भी नाम आता है, जिक्र आता है। ऐसे में जब वो पेशकश ईरान कर रहा है तो जो ये संगठन है, चाहे हुती हो, चाहे हिजबुल्लाह हो, चाहे हमास हो, इन पर हमले बंद हो, ये एक मांग रही है जो मीडिया रिपोर्ट्स की अगर हम बात करें। तो ऐसे में जब आप बात कर रहे थे, हिजबुल्लाह उतनी ही तेजी से पलटवार करने को तैयार है जितनी तेजी से इजराइल अपने टारगेट्स हिजबुल्लाह के ठिकानों पर कर रहा है। देखिए, आप हिजबुल्लाह और ईरान को अलग नहीं कर सकते हैं। स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स दोनों के सेम हैं, टैक्टिक्स में फर्क हो सकती है। ये देख लीजिए, हिजबुल्लाह और इजराइल के दरमियान सीज फायर थी 24 नवंबर 2024 से, और उसके बाद पहला हमला जो हिजबुल्लाह ने किया उसके 2 मार्च को किया, जब आयतुल्लाह खamenei को मारा गया। ईरान पे अटैक हुए इसराइल और अमेरिका के। मैंने यही बात पूछी जो पॉलिटिकल हेड हैं हिजबुल्लाह के, इब्राहिम मौसवी। उन्होंने कहा कि देखिए, हमने पूरा पालन किया सीज फायर का, उल्लंघन नहीं किया। अगर उल्लंघन हुआ तो इजराइल की तरफ से हुआ। उन्होंने सीज फायर के बाद भी 500 से ज़्यादा लोग मारे गए, और हमने ये किया कि हमने सीज फायर का उल्लंघन नहीं किया। हमने तभी रिटेलिएटरी एक्शन की जब ईरान पे हमला हुआ। तो कुल मिला के जाहिर सी बात है, ईरान पे जो हो उसका असर यहाँ होता है, और ये यहाँ हो उसका असर ज़रूर इसराइल पे होता है। और अब दूसरा फ्रंट जो है ये इसका ईरान पे होता है, और तीसरा फ्रंट जो खुला है वो हुतीज़ ने यमन में खोला है। कुल मिला के ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट है जिसका असर दुनिया के हर हिस्से में होता है, और भारत पे भी इसका असर दिखाई दे रहा है। जी, आप नजर रखें। शुक्रिया अपडेट के लिए, और अपना ख्याल भी रखें नजीर। शुक्रिया। हम बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अपडेट है, हुती ने इजराइल पर 2 मिसाइलें दागी हैं। 2 दिन पहले जंग में शामिल हुआ था हुती। तो लगातार जो खबरें आ रही थी, ईरान ने अपनी पेशकश में जो हुती, हमास और हिजबुल्लाह के तरफ जितने भी टारगेट्स हैं वो बंद हो, अमेरिका और इजराइल के। इस बीच खबर आ रही कि हुती ने इजराइल पर 2 मिसाइलें दागी हैं। 2 दिन पहले जंग में शामिल हुआ है हुती।
यमन के विद्रोही गुट हूती ने जब से ईरान और अमेरिका के युद्ध में कूदने का ऐलान किया है, तब से तनाव अचानक बढ़ गया। हॉर्मुज को लेकर पहले ही पूरी दुनिया में टेंशन थी और उसके बाद जब हूती विद्रोहियों ने घोषणा की, तब साफ हो गया कि युद्ध का ये दायरा अब तेजी से बढ़ेगा। सवाल ये उठता है कि ईरान के समर्थन में हूती विद्रोहियों ने युद्ध में कूदने का ऐलान तो कर दिया, लेकिन हूती के लड़ाके ऐसा क्या करने वाले हैं जिसकी वजह से पूरी दुनिया में तनाव बढ़ गया है। हूतियों के पास सबसे बड़ा हथियार बाब अल मंदेब की भौगोलिक स्थिति है। ये समुद्री रास्ता लाल सागर को अरब सागर से जोड़ता है। हूती यहाँ से गुजरने वाले कमर्शियल जहाजों पर ड्रोन और मिसाइल हमले कर सकते हैं। अगर ये रास्ता बंद होता है या जोखिम बढ़ता है तो कच्चे तेल की कीमतें तेजी से बढ़ सकती हैं। हॉर्मुज में तनाव की वजह से पहले ही तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं और ऐसे में हूती विद्रोहियों ने अपना मोर्चा खोल दिया तो बहुत बड़ा हाहाकार मच सकता है। तनाव बढ़ता है तो हूती के लड़ाके सऊदी अरब की तेल रिफाइनरियों या कुवैत के बंदरगाहों को फिर से निशाना बना सकते हैं ताकि अमेरिका पर दबाव बनाया जा सके। अगर ऐसा हुआ तो पूरे खाड़ी क्षेत्र की सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी। हूती विद्रोहियों के ऐलान के बाद आपके मन में एक सवाल और उठ सकता है, और वो सवाल ये कि हूती विद्रोहियों की ताकत क्या इतनी है जिसे अमेरिका या इजराइल उसे कुचल नहीं सकते? क्या हूती की तरफ से अगर हमले होते हैं तो उसे नेस्तनाबूद नहीं किया जा सकता? दरअसल हूती लड़ाकों की ताकत बिल्कुल अलग है। इजराइल और अमेरिका उनके साथ बिल्कुल नहीं उलझना चाहिए। हूती विद्रोही पिछले एक दशक में एक छोटे विद्रोही समूह से बदलकर एक आधुनिक अर्धसैनिक बल बन चुके हैं। हूती की ताकत की बात करें तो हूती लड़ाकों के पास लंबी दूरी की बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलें हैं जो 2000 से 2600 किलोमीटर तक मार कर सकती हैं। हूती कम लागत वाले आत्मघाती ड्रोनों का इस्तेमाल करके बड़े जहाजों और ठिकानों को निशाना बनाने में माहिर हैं। लाल सागर में उनकी पकड़ बहुत मजबूत है। उनके पास एंटी शिप मिसाइलें, रिमोट कंट्रोल से चलने वाले विस्फोटक नावें और आधुनिक समुद्री बारूदी सुरंगें। गुरिल्ला युद्ध में इन्हें महारत हासिल है। यमन के पहाड़ी इलाकों और शहरी क्षेत्रों में उन्हें लड़ने का लंबा अनुभव है, जिससे बड़ी सेनाओं के लिए भी उन्हें हराना मुश्किल होता है। हालांकि उन्हें ईरान से तकनीकी सहायता और पुर्जे मिलते हैं, लेकिन अब ये यमन के अंदर ही मिसाइलों और ड्रोनों को असेंबल और विकसित करने की क्षमता रखते हैं। हूती विद्रोही हॉर्मुज स्ट्रेट और बाब अल मंदेब जैसे महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक रास्तों को बाधित करने की क्षमता रखते हैं। इसके जरिए वो वैश्विक अर्थव्यवस्था पर दबाव भी बना सकते हैं। हूती विद्रोहियों की संख्या 1.5 लाख से लेकर 2 लाख तक मानी जाती है। सहायक बलों और सशस्त्र कबीलों को जोड़ दिया जाए तो ये संख्या 3.5 लाख तक पहुंच सकती है। हाल के वर्षों में खासतौर पर गाजा संघर्ष के बाद उन्होंने अपनी भर्ती प्रक्रिया को बहुत तेज कर दिया और बड़ी संख्या में नए युवाओं को अपने साथ जोड़ा है। आपके मन में एक सवाल ये भी उठ सकता है कि बाब अल मंदेब अगर बंद हो गया तो इसका वैकल्पिक रूट क्या है? क्या किसी दूसरे रूट से तेल या गैस की सप्लाई नहीं की जा सकती? तो ये भी आपको समझाते हैं। बाब अल मंदेब के बंद होने से फारस की खाड़ी से आने वाले टैंकरों को सुएज नहर पार करने या सुमेद पाइपलाइन तक पहुंचने से रोका जा सकता है। इसकी वजह से कार्गो जहाजों को वैकल्पिक रूट के तौर पर अफ्रीका के दक्षिणी सिरे के जरिए जाना होगा। इससे कार्गो जहाजों को 40% ज्यादा दूरी कवर करनी होगी। इसकी वजह से समय और शिपिंग की लागत दोनों काफी महंगी हो जाएंगी। सब कुछ देखकर आप ये तो बिल्कुल समझ गए होंगे कि बाब अल मंदेब का खुला रहना पूरी दुनिया के लिए कितना जरूरी है। आने वाले दिनों में अगर यहाँ तनाव बढ़ा, इसकी वजह से पूरी दुनिया में तनाव बढ़ना तय है। हूती विद्रोहियों की एंट्री से न सिर्फ युद्ध का दायरा बढ़ेगा, बल्कि तेल और गैस को लेकर सबसे बड़ा हाहाकार मच सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो युद्ध का 1 महीना हो चुका है। इस बीच एक अपडेट हम ले लेते हैं। ईरान से अच्छी बातचीत चल रही है, कह रहे हैं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। हम मध्यस्थता की कोशिश कर रहे हैं। तो ये ताजा बयान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का आया है, आइए सुन लेते हैं। I would only say that we're doing extremely well in that negotiation, but you never know with Iran because we negotiate with them and then we always have to blow them up.
और एक और अपडेट और बड़ी खबर, खाड़ी देशों में अमेरिकी यूनिवर्सिटीज पर अटैक करेगा ईरान। तेहरान यूनिवर्सिटी पर हमले के बाद ये IRGC की नई चेतावनी आई है। इजराइल ने तेहरान यूनिवर्सिटी पर हमला किया था, जिसके बाद अब ईरान कह रहा है कि खाड़ी देशों में जितनी भी अमेरिकन यूनिवर्सिटीज के कैंपस हैं उस पर वो हमला करेगा। वो उसके अब टारगेट में है और ये ताजा चेतावनी आई है IRGC के हवाले से।